नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। माह सियाम के आखिरी जुमा यानी जुम्मतुल विदा के मौके पर मुल्क भर के मुसलमानों ने जुमे की नमाज मसाजिद में अदा की और कई रियासतों में इस बात का खास ख्याल रखा गया कि नमाज सड़कों पर अदा ना की जाए। इस मरतबा सड़क पर नमाज अदा ना करने के पीछे इंतजामिया की जानिब से सख्ती भी थी और खुद उलमाए कराम ने पहल करते हुए मुसलमानों से अपील की थी कि वो नमाज सड़क पर अदा करने से गुरेज करें। ख्याल रहे कि कोरोना वबा के सबब गुज़िश्ता 2 सालों से जुम्मतुल विदा की नमाज मस्जिदों में अदा नहीं की जा रही थी, क्योंकि मसाजिद में बैक वक्त सिर्फ 5 लोगों को ही नमाज अदा करने की इजाज़त थी। उधर यूपी की दारुल हुकूमत लखनऊ में जुम्मतुल विदा की नमाज के हवाले से हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए थे। इलाहाबाद से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक ये पहला मौका था कि शहर में कहीं भी सड़क पर जुम्मतुल विदा की नमाज अदा नहीं की गई। हालांकि हैदराबाद में मक्का मस्जिद में हज़ारों नमाजियों ने जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की और सड़कों पर भी कई लोग रहे। हैदराबाद में किसी भी किस्म की पाबंदियां आयद नहीं की गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में माहौल कुछ और था। सड़क पर नमाज ना होने की वजह से जब मसाजिद खच्चाखच भर गई तो तमाम इबादत गाहों में 2 बार नमाज अदा की गई। मसाजिद में 2 मरतबा नमाज जुमा अदा करने का मामला भी पहला और मुनफरिद था। हेलो भाई। को पढ़ेंगे। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इस हदीस शरीफ के बारे में कि अल्लाह ने फरिश्तों के सामने ये कहा कि तुम सूरह यासीन और सूरह ताहा फरिश्तों के सामने पढ़ो ताकि इन सूरों की कुरान की अजमत का अंदाजा हो सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की बेहतरीन इबादत कुरान करीम की तिलावत, मेरी उम्मत की बेहतरीन नफिल इबादत कुरान करीम की तिलावत। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नुज़ूल कुरान का महीना है। हम तमाम ने कुरान की तिलावत की, शब बेदारी की, तरावी में कुरान करीम की तिलावत को सुना और 20 रकात नमाज पढ़ी। मुझे यहाँ पर वो हदीस शरीफ याद आ रही है कि कुरान करीम की अजमत को समझने के लिए, अल्लाह के कलाम को समझने, अहमियत समझने के लिए कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती रिवायत लिखते हैं कि एक मर्तबा हज़रत मूसा मुल्क में हालिया फिरका वाराना वाक़यात पर दिल्ली की जामे मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा कि वो उन तमाम वाक़यात पर कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को ख़त इरसाल करेंगे और उनसे मुलाकात का वक्त भी तलब करेंगे। इमाम अहमद बुखारी ने कहा कि वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का होता है, किसी खास मजहब का नहीं होता। मैं वज़ीर आज़म मोदी से पूछना चाहता हूँ कि अगर फ़िरका वाराना इख्तलाफात और नफरतें बढ़ती रहीं तो क्या ये मुल्क के हक में है? इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान दोनों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हम वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात के लिए वक्त मांगेंगे। हमें उम्मीद है कि वो वक्त देंगे। जुम्मतुल विदा की नमाज से कबल अपने खिताब में इमाम अहमद बुखारी ने मुसलमानों पर हो रहे मजालिम का तस्करा करते हुए कहा कि मुल्क आज अजीब दौर से गुजर रहा है। हर तबके के लोग अजीब उलझन में है। ऐसा महसूस होता है कि कुछ होने वाला है लेकिन मालूम नहीं क्या होने वाला है। हम इस मुल्क को फिरका वाराना नफरत की आग में जलने के लिए नहीं छोड़ सकते। पंजाब के तारीखी शहर पटियाला में आज 2 बरादरियों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम के दौरान पुलिस को मुश्तइल हुजूम को मुंतशिर करने के लिए हवा में गोलियां चलानी पड़ी। ख्याल है कि जुमे को खालिस्तानी दहशतगर्द और सिख फॉर जस्टिस तंजीम के बानी गुरपतवंत
पन्नू ने खालिस्तान यौम तासीस मनाने का ऐलान किया था और शिवसेना ने एहतजाजन खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च निकालने का ऐलान किया था। जब शिवसेना के कारकुन खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च निकाल रहे थे तो काली देवी मंदिर के करीब सिख तंजीमों और शिवसेना के कारकुनों के दरमियान शदीद झड़प हुई। इस दौरान मंदिर के करीब दोनों तरफ से तलवारें भी चलाई गईं और पथराव भी किया गया। हालात को बेकाबू देखकर सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की मौजूदगी में हवाई फायरिंग की गई। कुछ पत्थर पुलिस एहलकारों को भी लगे, जिसके बाद पुलिस को हल्की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। अब सूरत हाल कशीदा लेकिन काबू में है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि पटियाला के मनाजिर परेशान कुन हैं। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि मैं फिर दोहराता हूं, पंजाब जैसी हिस्सास सरहदी रियासत में अमन और हम आहंगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तजुर्बात करने की जगह नहीं है। पंजाब हुकूमत से पुरजोर अपील है कि अमन अमान को बरकरार रखा जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि तशद्दुद से किसी को फ़ायदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि तमाम बरादरियों को साथ लाने और इंसानियत की हिफाजत करने की ज़रूरत है। भागवत का यह बयान मुल्क के कई हिस्सों में मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान हालिया झड़पों के पस मंज़र में आया। ज़बान से मुताल्लिक़ चल रहे तनाज़े पर इशारों में बयान देते हुए RSS सरबराह ने कहा कि हिंदुस्तान एक कसीर लिसानी मुल्क है और हर ज़बान की अपनी अहमियत है। भगवत भानखेड़ा रोड पर कंवर राम धाम में संत कंवर राम के पड़पोते साई राजलाल मौर्या के गद्दी नशीनी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर बोल रहे थे। इस मौके पर भगवत ने सिंधी ज़बान और सकाफ़त के वजूद को यकीनी बनाने के लिए मुल्क में सिंधी यूनिवर्सिटी कायम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। RSS सरबराह ने इस बात पर जोर दिया कि तशद्दुद किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाता और तमाम बरादरियों को साथ लाने और इंसानियत की हिफाजत पर जोर दिया। भगवत ने कहा कि तशद्दुद से किसी का भला नहीं होता। जो माशरा तशद्दुद को पसंद करता है वो अब अपने आखिरी दिन गिन रहा है।
हमें हमेशा अदम तशद्दुद और अमन पसंद रहना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम बरादरियों को इकट्ठा किया जाए और इंसानियत की हिफाजत की जाए। हम सबको ये काम तरजीह बुनियादों पर करने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान के काबुल में जुमे के रोज एक मस्जिद में हुए धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई और 20 दीगर जख्मी हो गए। तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद नफी टाकोर ने कहा कि रमजान के चलते बड़ी तादाद में लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर लिया था और जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके में भी इसका असर महसूस किया गया। धमाके की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली। पिछले कुछ वक्त से अफगानिस्तान में लगातार धमाके हो रहे हैं। जुमेरात के रोज मज़ार शरीफ इलाके में हुए 2 धमाकों में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 13 जख्मी हो गए थे। टोलो न्यूज के मुताबिक दहशतगर्दों ने मिनी बस को निशाना बनाया था। दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट खुरासान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस के तर्जुमान मोहम्मद आसिफ वजीरी ने बताया था कि हमलावर के निशाने पर शिया कम्युनिटी के लोग थे। मध्य प्रदेश के खरगोन और सिंधवा में बुलडोजर की कार्रवाई से मुतासरा खानदानों ने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जुमे के रोज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पिटीशन में मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सदारत में SIT जांच करवाई जाए। वहीं इस मामले में मुलजिम ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुतासरा खानदानों के लिए मुआवजे की मांग की जाए। इससे पहले इंदौर हाईकोर्ट ने जुमेरात के रोज इंतजामिया से जवाब तलब किया था। इंदौर हाईकोर्ट ने इंतजामिया से पूछा था कि क्या गैर कानूनी तरीके से मुतासरीन का मकान बिना नोटिस के क्यों तोड़ा गया। इस मामले में मुताल्लिका ओहदेदारों को 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के अहकाम दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन याफ्ता ज़मरे के उम्मीदवार अगर जनरल ज़मरे में मुंतखब फाइनल उम्मीदवार से ज़्यादा नंबर हासिल करते हैं तो वो जनरल कैटेगरी के लिए मखसूस सीटों के हकदार होंगे। जस्टिस MR शाह और जस्टिस BV नागरत्न ने कहा कि नंबर और पोजीशन की बुनियाद पर मखसूस ज़मरों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार भी जनरल कैटेगरी की सीटों के लिए दावा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इंदिरा साहनी जजमेंट, सौरभ यादव और साधना सिंह जजमेंट्स के मुकदमात से मुतालिक फैसलों पर गौर किया, जिसमें कहा गया कि अगर रिजर्वेशन याफ्ता ज़मरे से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार अगर आम ज़मरे के उम्मीदवारों से ज़्यादा नंबर हासिल करते हैं तो उसे रिजर्व कैटेगरी में शुमार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL की अपील को मुस्तरद करते हुए कहा कि उसने ज़्यादा नंबर हासिल करने के बावजूद रिजर्वेशन याफ्ता ज़मरे के 2 उम्मीदवारों की तकर्री उसी ज़मरे में की, जिससे उस रिजर्वेशन याफ्ता ज़मरे के दीगर उम्मीदवारों को नुकसान हुआ। अगर उन दोनों उम्मीदवारों की तकर्री जनरल कैटेगरी में होती तो रिजर्व कैटेगरी के मजीद 2 उम्मीदवारों को मौका मिल सकता था। हाई कोर्ट के फैसले में पब्लिक सेक्टर की कंपनी BSNL को टेक्निकल असिस्टेंट के ओहदे के लिए एक OBC उम्मीदवार की तकर्री पर गौर करने की हिदायत दी गई, क्योंकि 2 रिजर्वेशन याफ्ता उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों से ज़्यादा नंबर हासिल करने के बावजूद OBC कैटेगरी में ही रखा गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे के रोज गुजरात के सूरत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाटीदार समाज की एक तंजीम सरदार धाम के जरिए मुनक़िदा ग्लोबल पाटीदार बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि सूरत दुनिया के सबसे तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में से एक है और आप सभी आज सूरत में बैठकर नए अज़्म का इजहार कर रहे हैं। साथियों, मुद्रा योजना आज देश के उन लोगों को भी अपना बिजनेस करने का हौसला दे रही है जो कभी इसके बारे में सोचते भी नहीं थे। स्टार्टअप इंडिया से वो इनोवेशन, वो टैलेंट में भी आज यूनिकॉर्न के सपने साकार होते देख रहा है, जिसको कभी रास्ता नहीं दिखता था। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI योजना ने पुराने सेक्टरों में तो मेक इन इंडिया का उत्साह तो भरा ही है, सेमीकंडक्टर जैसे नए सेक्टर्स के विकास की संभावनाएं भी उभर करके सामने आ रही है। अब देखिए,
कोरोना काल की अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद देश में एमएसएमई सेक्टर आज तेजी से विकास कर रहा है। लाखों करोड़ रुपए की मदद देकर एमएसएमई से जुड़े करोड़ों रोजगार बचाए गए और आज ये सेक्टर नए रोजगार का तेजी से निर्माण कर रहा है। यहां तक कि रेहड़ी ठेले जैसा बहुत छोटा व्यापार कारोबार करने वाला देशवासी भी आज भारत की ग्रोथ स्टोरी से अपने आप को जुड़ा महसूस करता है। पहली बार उसको भी पीएम स्वनिधि योजना से फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में भागीदारी मिली है। हाल ही में हमारी सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। साथियों, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिख गुरुओं की हिम्मत और खिदमत की तालीमात को सिख बिरादरी के लिए कामयाबी का मंत्र करार देते हुए कहा कि यही वजह है कि सिख रिवायत दर हकीकत एक भारत श्रेष्ठ भारत अहम तरीन जिंदा रिवायत बनी है। मोदी आज शाम 7 लोक कल्याण मार्ग पर वाक़ वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर सिखों की एक वफद का इस्तकबाल करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। सिख संगत ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि गुरुद्वारों में जाना, खिदमत में वक्त देना, लंगर पाना, सिख खानदानों के घरों में रहना उनकी जिंदगी का हिस्सा रहा। उन्होंने कहा कि यहाँ वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर भी सिख संतों के कदम वक्तन फ़ौक़तन पढ़ते रहते हैं। मुझे उनकी संगत की खुशनसीबी मिलती रहती है। हमारे गुरुओं ने हमें हिम्मत और खिदमत सिखाई है। हम दुनिया में कहीं भी रहे, इंडिया फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम हमारी पहली आस्था होनी चाहिए। साथियों, हमारे सभी 10 गुरुओं ने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। गुरु नानक देव जी ने पूरे राष्ट्र की चेतना को जगाया था, पूरे राष्ट्र को अंधकार से निकालकर प्रकाश की राह दिखाई थी। हमारे गुरुओं ने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे भारत की यात्राएं की। हर कहीं पर भी जाइए, उनकी निशानियां हैं, उनकी प्रेरणाएं हैं, उनके लिए आस्था है। पंजाब में गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब जी से लेकर उत्तराखंड में गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब तक, महाराष्ट्र में गुरुद्वारा हुजूर साहिब से लेकर हिमाचल में गुरुद्वारा पांटा साहिब तक, बिहार में तख्त श्री पटना साहिब से लेकर गुजरात के कच्छ से गुरुद्वारा लखपत सिंह साहिब तक हमारे गुरुओं ने लोगों को प्रेरणा दी, अपनी चरण रथ से इस भूमि को पवित्र किया। इसलिए सिख परंपरा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है। भाई और बहनों, आजादी की लड़ाई में और आजादी के बाद भी सिख समाज का देश के लिए जो योगदान है, उसके लिए पूरा भारत कृतज्ञता अनुभव करता है। महाराजा रणजीत सिंह का योगदान हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो या जलियांवाला बाग हो, इनके बिना न भारत का इतिहास पूरा होता है, न हिंदुस्तान पूरा होता है। हम दुनिया में राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से महंगाई के मामले पर तमाम वज़ीर आला के साथ मीटिंग करने और उनकी बात सुनने की दरखास्त की है। गहलोत ने
सोशल मीडिया के जरिए दरखास्त की। उन्होंने कहा कि 4 जुम्मे को वजीर आजम ने कोविड के हवाले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की, जिसमें सिर्फ 5 वज़राए आला को बोलने का मौका मिला और आखिर में खुद वजीर आजम ने अपने खिताब में अचानक महंगाई और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का जिक्र किया और इसका इल्ज़ाम गैर बीजेपी वाली रियासतों पर डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में अवाम महंगाई का शिकार है। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क की इक़्तिसादी पॉलिसियाँ बुनियादी तौर पर मरकजी हुकूमत के जरिए बनाई और चलाई जाती है, लेकिन इसका असर रियासतों पर ही पड़ता है। उन्होंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि वो महंगाई के मामले पर तमाम वज़राए आला के साथ मीटिंग करें और सबकी बात सुने। उन्होंने कहा कि इससे रियासतों को भी अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका मिलेगा और उनका नुक्ते नज़र भी मरकजी हुकूमत को मालूम हो सकेगा। मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा दिग्विजय सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के कारकुनान हुकूमत की ईज़ा आसानी का शिकार हो रहे हैं और पार्टी ऐसे हर कारकुन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी। इसी सिलसिले में साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ दतिया में हुकूमत के मज़ालिम के खिलाफ रैली निकालेंगे। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों के खिलाफ बदला लेने की गरज से झूठे मुकदमे दर्ज किए जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए हुकूमत के मज़ालिम के खिलाफ मज़ाहमती कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की पहली मीटिंग रियासती कांग्रेस के सदर दफ्तर में दिग्विजय सिंह की सदारत में हुई। मीटिंग से खिताब करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि हुकूमत जिस तरह से कांग्रेस कारकुनों से सियासी दुश्मनी निकाल रही है वो नाइंसाफ़ी पर मबनी है। कांग्रेस कारकुन इससे खौफजदा नहीं होंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत से लेकर तहसील की सतह तक कारकुनों को सियासी बुनियाद पर दीवानी, रेवेन्यू और फौजदारी के मुकदमात में फंसाकर जलील किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस उनकी लड़ाई लड़ेगी और उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने कहा है कि पहले से ही शदीद लू का सामना कर रही दिल्ली के कुछ इलाकों में पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली के सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में जुमेरात के रोज दर्ज हरारत 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो गुज़िश्ता 12 सालों में अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा था। कौमी दारुल हुकूमत में 18 अप्रैल 2010 को ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज रिकॉर्ड किया गया था। अप्रैल के महीने में दिल्ली में अब तक का सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर 29 अप्रैल 1941 को 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। सीनियर साइंसदान आर के जीना मनी ने कहा कि जुमे के रोज सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में दर्ज हरारत 0.5 से 1 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान था। बाद मकामात पर यह 46 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा, दिल्ली, मगरबी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ज़्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड होने की तवक्को है। हिंदुस्तान के कई रियासतों को कोयला बहरान का सामना है और इस वजह से बिजली कटौती भी देखने को मिल रही है। इसका असर अब मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कोयले की किल्लत से गहराते बिजली बहरान के दरमियान दिल्ली हुकूमत ने मेट्रो, अस्पतालों और दीगर अहम इदारों को बगैर रखना बिजली फराहम कराने में नाअहली जाहिर की है। हुकूमत का कहना है कि मौजूदा हालात में बगैर किसी रुकावट के बिजली सप्लाई करना बहुत तवील मुद्दत तक मुमकिन नहीं है और इसमें दिक्कतें पेश आ सकती हैं। दिल्ली के वजीर बराए तवानाई सत्येंद्र जैन ने हालात का जायजा लेने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग तलब की थी और मरकज़ को खत लिखकर गुजारिश की कि वो दिल्ली को बिजली की फराहमी करने वाले बिजली प्लांट्स को मुवाफिक कोयले की दस्तयाबी यकीनी करें। हिंदुस्तान में शदीद गर्मी से आवाम बेहाल हुई जा रही है। कई रियासतों में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस के पार है और कुछ रियासतों में तो 45 डिग्री से ऊपर दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। ऐसे माहौल में एक बुरी खबर ये सामने आई कि पावर प्लांट्स में कोयले की कमी का बहरान गहराता जा रहा है। इस सिलसिले में जहां दिल्ली हुकूमत ने मरकज़ को आगाह किया, वहीं कांग्रेस ने मरकज़ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया जिसमें मोदी हुकूमत से कुछ सवालात किए गए। उन्होंने लिखा कि आज 29 अप्रैल को 11 बजे तक मुल्क में बिजली की तलब 12,000 मेगावाट है। आज एनर्जी एक्सचेंज में बिजली खरीद की कीमत 12 रुपये फी यूनिट है। अगर मरकजी हुकूमत आगे बढ़कर मदद नहीं करेगी तो रियासत महंगी बिजली कैसे खरीदेगी। अब तक 12 रुपये में भी बिजली नहीं मिलती है। सुरजेवाला ने एक ट्वीट में ये भी लिखा कि आग, बरसाती गर्मी, 12 घंटे का पावर कट, पीएम खामोश, बिजली, कोयला वजीर गुम। इसके साथ ही उन्होंने 3 सवाल पूछे जो बिजली के बहरान से मुताल्लिक़ थे।
हिंदुस्तान और दुनिया में कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान में कोरोना से 28 अप्रैल को 60 लोगों की मौत हुई। यह आंकड़ा पिछले दिन के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा है। 27 अप्रैल को 39 लोगों की मौत हुई थी। वबा की शुरुआत से अब तक मुल्क में जुमला 5,23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,377 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 2,496 लोग डिस्चार्ज हुए। एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे लोगों की तादाद भी 17,801 पर पहुंच गई है। बीते दिन कोरोना के लिए 4,73,000 सैंपल टेस्ट किए गए। इससे पहले जुमेरात को 3,303 और चारशंबे को 2,937 नए मामले दर्ज किए गए थे। मुल्क में 12 से 17 साल की उम्र वालों के लिए एक और नई कोरोना वैक्सीन मिल गई है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने जुमे के रोज इस कैटेगरी के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। एक हफ्ते में मुल्क के अंदर बच्चों की तीसरी वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। इससे पहले 3 वैक्सीन मंगल के रोज मंजूर की गई थी। इससे पहले मरकजी हुकूमत ने जुमेरात को ऐलान किया था कि बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर वो जुमे को एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। ये नोटिफिकेशन जुमे को एनटीए की मीटिंग में की जाने वाली सिफारिशों पर मबनी होगा। अब एनटीएजीआई की मीटिंग खत्म हुई और सभी को हुकूमत के नोटिफिकेशन का इंतजार है। गुजरात के समुद्री रास्ते से मुल्क में ड्रग्स स्मगलिंग बदस्तूर जारी है। हाल ही में कांडला और मुंद्रा पोर्ट के बाद अब पीपावाव पोर्ट में भारी मिकदार में हेरोइन मिली है। कस्टम्स, डीआरआई और एटीएस के जॉइंट ऑपरेशन में जुमे के रोज पीपावाव से करीब 9,000 किलो ड्रग्स एक कंटेनर से जब्त की गई। एटीएस से मिली जानकारी के मुताबिक यह कंटेनर कोनट्रॉन्स लॉजिस्टिक कंपनी की जानिब से लाया गया है, जो करीब महीना भर से पोर्ट पर पड़ा हुआ था। इसी के चलते एटीएस को इसकी जानकारी दी गई। कंटेनर किस मुल्क से आया था, अब एजेंसियां कंपनी से इसकी डिटेल्स निकलवा रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मुल्क में पकड़ी गई ये अब तक की सबसे बड़ी खेप है। इससे पहले अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर एक कंटेनर में 3,000 किलो ड्रग्स की बरामदगी हुई थी। ये खेप टेलीकॉम पाउडर की आड़ में अफगानिस्तान से ईरान और ईरान से गुजरात के साहिल पर भिजवाई गई थी। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले का अहम मुल्जिम और मरकजी वज़ीर दाखिला अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा 24 अप्रैल से जेल में है। खास बात यह है कि आशीष को लखीमपुर जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। खाने पीने से लेकर उसके रहने का भी खास इंतजाम किया गया है। जराये का कहना है कि बैरक में उसके लिए 4 कूलर लगवाए गए हैं और स्पेशल पान भी बाहर से मंगवाया जा रहा है। पान भी 1 या 2 नहीं, पूरे 30 से 40। जेल इंतजामिया के जराये के मुताबिक आशीष को सिक्योरिटी के मद्देनजर बैरक नंबर 20 में रखा गया है। उसे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बैरक में 24 अप्रैल से पहले ही नए गद्दे और चादर का इंतजाम किया गया। आशीष मिश्रा को दीगर कैदियों से अलग रखा गया। जेल के अंदर ही उसे हर मुमकिन मदद दी जा रही है। आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर और कालकाजी आतिशी से एमएलए ने माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी की एमएलए आतिशी ने जुमे के रोज कहा कि पिछले 7 सालों में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस ने कौमी दारुल हुकूमत का चेहरा बदल दिया है। आतिशी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा एक समिट में दुनिया भर के ममालिक को बताया कि किस तरह केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस ने गुज़िश्ता 7 सालों में कौमी दारुल हुकूमत का चेहरा बदल कर रख दिया है। And as Vice President of ICLAI and Vice Chair of UNACLA. All of us present here come from different cities and countries that face common challenges. How to provide our citizens high-quality public services while ensuring equity, ecological sustainability and fiscal prudence. From the early 90s, there has been a growing belief मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की क़यादत में वफ़द को देखकर चोर चोर के नारे लगाए गए। वज़ीर आज़म अपने वफ़द के हमरा 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सैकड़ों लोगों को चोर चोर के नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। ये नारे उस वक्त लगाए गए जब वफ़द को मस्जिद नबवी में आते देखा गया।
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।